हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके पहले आपने न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस आपको जानते हैं कि उस डबल मेम्ब्रेनस जो है ऑर्गेनेल्स होता है, हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसी प्रकार से हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताया था तो उसमें हमने बताया था कि जो मेम्ब्रेनस जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और एक होता है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की संख्या ज्यादा है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की संख्या कम है। हमने बताया था एक क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं वही डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेनस में पहला क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आज आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने की थी? सर्वप्रथम कोलिकर ने की थी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। किसमें की थी पूछा जाए तो कीटों की पेशियों में की थी। कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसमें की थी? कीटों की पेशियों में की थी। उसके बाद जो है इसका जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक है, अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा इसको, अल्टमान ने नाम दिया था। जो कोलिकर ने कीटों की पेशियों में जो खोजा जो संरचना, उस संरचना का नाम अल्टमान ने दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, अल्टमान ने जो है इसको क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। फिर बाद में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या कहा? इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये तीन आपको याद रख लेने हैं। खोजा है किसने? कोलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है बायोप्लास्ट कहा किसने? अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? तो सी बेंडा ने। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 म्यूएम टू 5 म्यूएम, यानी कि 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक जो है इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है। ब्रेड्थ जो है इसकी चौड़ाई होती है 0.5 माइक्रोन से लेकर के कितना माइक्रोन? 2 माइक्रोन तक इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद शेप जो है इसका कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। आप देख भी रहे हैं सिलेंड्रिकल मतलब कि बेलनाकार होता है। ठीक है, इसका आकार यानी कि शेप जो है कैसा होता है? बेलनाकार, जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है। ये इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। और इसकी नंबर जो होती है यानी कि एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो इसकी नंबर जो है लगभग होती है 500 से 1600 पर सेल, यानी कि लगभग जो है एक कोशिका में 500 से लेकर के 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। लेकिन जो है ये किस पर निर्भर होते हैं? लेकिन ये जो है कोशिका के जो है हम कह सकते हैं कि इसकी सक्रियता, कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो है हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है एक कोशिका में लगभग 500 से लेकर के 1600 तक पाई जा सकती है। लेकिन जो है ये किस पर निर्भर करती है? कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है, सेल के जो है एक्टिवेशन पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा जो सेल एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जो कोशिका ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। जो कोशिका कम सक्रिय होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? कम होगी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु एवं पादप, ये जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में जो है पाई जाती है। जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अर्थात जो है कोशिका का विद्युत गृह
या जो है विद्युत या जो है बिजली भी हम कह सकते हैं। इसे जो है क्या कहते हैं हम, विद्युत या कह सकते हैं बिजली घर। इसे जो है हम कोशिका का पावर हाउस अर्थात जो है विद्युत गृह या इसे कोशिका को बिजली घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रोसेस होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया इसका मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है एटीपी क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है। या हम कह सकते हैं एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का विद्युत गृह या कोशिका का बिजली घर या हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है या एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। ये है, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इतना पहले नोट करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देखा कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि हम इसे जो है कह सकते हैं स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, या हम इससे लिखेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं विभाजित होकर दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसे हम सेमी ऑटोनॉमस यानी कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्षमता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्षमता होती है कि ये जो है खुद से यानी कि अपने आप ही विभाजित होकर के अब खुद से ही ये दो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकती है। कैसे कर सकती है? इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाई जाती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाई जाती है। और इसमें जो है क्या पाई जाती है, 70S राइबोसोम पाई जाती है। ये जो है इसमें क्षमता क्यों पाई जाती है, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्वयं से जो है विभाजित होकर के दो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकती है? क्योंकि इसमें जो है
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और राइबोसोम। राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए का सिंथेसिस करता है, यानी कि डीएनए का संश्लेषण कर सकता है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये किसका संश्लेषण? आरएनए का सिंथेसिस करता है। ये जो है आरएनए का सिंथेसिस और प्रोटीन, यानी जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, आरएनए जो है इसमें वो क्या कर सकता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए का संश्लेषण कर सकता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए का संश्लेषण करता है। और जो 70S राइबोसोम है ये किसका संश्लेषण कर लेता है? प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए का निर्माण भी होता है और आरएनए का निर्माण भी हो सकता है और प्रोटीन का निर्माण भी हो सकता है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्षमता पाई जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्वयं से विभाजित होकर के दो कोशिका का, यानी कि दो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकती है। ठीक है, और इसी क्षमता के कारण जो है इसे हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इतना आप नोट करेंगे। उसके बाद अब आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिगर बना हुआ है इसका। ठीक है, तो फिगर को आप देख लेंगे, ध्यान से इसको बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए क्या क्या चीजें, जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ये कैसा ऑर्गेनेल्स है? कैसा कोशिकांग है? डबल मेम्ब्रेनस, या हम कह सकते हैं कि डबल बाउंड जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। ये इसमें जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसी है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है और ये जो है क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि दूसरी सबसे लंबी कोशिकांग है ये। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या क्या है? आप यहाँ देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन में एक तो है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन अर्थात बाह्य झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन अर्थात आंतरिक झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन जो है आप देख रहे हैं, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली जो है इसी को हम बाह्य झिल्ली कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसा है? स्मूथ है, अर्थात ये कैसी होती है? चिकनी होती है। ये स्मूथ होती है अर्थात चिकनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली कैसी होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है अर्थात जो आंतरिक झिल्ली है ये कैसी होती है? ये रफ होती है। ये कैसी होती है? ये रफ होती है, यानी कि खुरदरी होती है। ये कैसी होती है? खुरदुरी होती है। और जो बाह्य झिल्ली है वो चिकनी होती है, आंतरिक झिल्ली जो है वो कैसी होती है? खुरदुरी होती है। आप देख रहे हैं कि जो आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन जो है, ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। जगह जगह पर ये क्या हुई है? अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये फोल्ड हुई है इस तरीके से। थोड़ी दूर आई है, फिर अंदर की तरफ ये मुड़ गई है, फोल्ड हो गई है, फिर आई है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है।
ठीक है। इस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, ये जगह जगह पर, ये जो है जगह जगह पर अंदर की तरफ मुड़कर अंगुली नुमा संरचना का निर्माण करती है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है कि जगह जगह पर अंदर की तरफ फोल्ड है, और अंदर की तरफ फोल्ड होकर के जैसे फिंगर होता है, अंगुली जैसे होती है, अंगुली के समान क्या बना रही है, संरचना बना रही है। और ये जो अंगुली के समान संरचना बना रही है, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी। यानी कि ये अंगुली के समान संरचना जो है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहती है। तो यहाँ हमने लिखा कि जगह जगह पर अंदर की तरफ मुड़कर अंगुली नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टी के ऊपर। इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम। अब देख रहे हैं कि क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी से ये अटैच हुआ है, इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं आधार, और इसे हम कहते हैं वृंत, और इसे हम कहते हैं शीर्ष। यानी कि जो ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, आधार, वृंत और शीर्ष। तो ऑक्सीसोम का जो आधार भाग है ये किससे अटैच होता है, क्रिस्टी से अटैच होता है, इसलिए हमको यहाँ पे आधार जो है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधार भाग है वो क्रिस्टी से जुड़ा हुआ है, और इसका वृंत और शीर्ष जो है ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीसोम उपस्थित होती है। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम उपस्थित होती है। और इस ऑक्सीसोम में क्या होता है, ऑक्सीसोम में जो है, ऑक्सीसोम में एक चक्र होता है ईटीएस, इसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ईटीएस क्या होता है, बस अभी इतना जान लीजिए। ईटीएस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। एक साइकिल होता है, एक तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं ईटीएस, और यही तंत्र से जो है ईटीएस के द्वारा ही किसका संश्लेषण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम उपस्थित होती है। ऑक्सीसोम में जो है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की प्रोसेस होती है, की प्रक्रिया, ईटीएस की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, जिससे एटीपी का संश्लेषण होता है, जिससे एटीपी का संश्लेषण होता है। और यही जो एटीपी का संश्लेषण होता है, ये एटीपी जो है ये कहाँ संचित हो जाता है, ऑक्सीसोम में। यानी कि ये जो ऑक्सीसोम है इसमें क्या संचित होता है, एटीपी स्टोर्ड, ठीक है। इसमें एटीपी जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये रफ होती है। यानी कि इनर मेम्ब्रेन जो है ये जगह जगह पर फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीसोम उपस्थित होती है। ऑक्सीसोम में ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की प्रक्रिया होती है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है, और एटीपी जो है ये ऑक्सीसोम में स्टोर हो जाता है, ऑक्सीसोम में संचित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर की तरफ आएंगे, और ये ऑक्सीसोम का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप बना लेंगे। ऑक्सीसोम के 3 भाग पाए जाते हैं, शीर्ष, वृंत और आधार। यानी कि जो ऑक्सीसोम का शीर्ष होता है यहाँ पे आप लिख लेंगे, जिसमें के बजाय यहाँ लिखेंगे ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में। ये जो ईटीएस चक्र होता है, ईटीएस
की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन अपघटन तंत्र जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, शीर्ष भाग में, ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्या भरा हुआ होता है, द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है। उस द्रव पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे मैट्रिक्स पर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या है, द्रव पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला द्रव पदार्थ है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसमें जो है लिपिड पाई जाती है, ठीक है, डीएनए पाया जाता है, और इसमें जो है क्या पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और मैट्रिक्स के अंदर जो है, इसी के अंदर जो है श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले क्रेब्स चक्र, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले क्रेब्स चक्र, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में जो है, या हम इस तरह से लिख सकते हैं, श्वसन की क्रिया में होने वाले क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले सभी एंजाइम जो हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। ये आप जो है क्रेब्स चक्र आगे पढ़ेंगे, जब आप रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, तो श्वसन में जो है 2 चरण होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र में और ग्लाइकोलाइसिस में जो है बहुत ढेर सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो क्रेब्स चक्र में जिन एंजाइमों की आवश्यकता होती है, वे सभी एंजाइम जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज, केवल जो है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया में जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना पाया जा करके वो कहाँ पाया जाता है, इस क्रिस्टी में पाया जाता है। ठीक है, इस क्रिस्टी में पाया जाता है। ये था जो है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, और आप देख रहे हैं इसमें जो है 70S राइबोसोम है, डीएनए है, लिपिड है, आरएनए पाए जाते हैं, कुछ और जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये था माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो है इसके बाद हम देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शन जो है इसका। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो है एक ही होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड गिव द एनर्जी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण करना और ऊर्जा प्रदान करना।
ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, और इसीलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो है इसमें एटीपी का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, ऊर्जा ये कहाँ से देता है, इसमें जो, या वो हम कह सकते हैं कि इसमें एटीपी का संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, और क्या होता है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य जो है वो है एटीपी का संश्लेषण करना और ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज जो है आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।